अब मैं आज जो बता रहा हूँ उस मेथड का नाम है GIA, ग्रीड इम्पेक्ट एरिया। अब हम इसमें बता क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे इसमें वो एरिया जहाँ ग्रीड सबसे ज्यादा होता है और उसका कोई इम्पेक्ट होता है वो। तो ये दो तरह के मेथड है। ठीक है, अभी तक तेरे को बताया नहीं गया ना, पहली बार बता रहा हूँ मैं तेरे को। ये क्या होता है? ग्रीड इम्पैक्ट एरिया क्या होता है? ग्रिड इम्पैक्ट एरिया होता है कि एक मार्केट जब एक मोमेंट देता है तो कहीं ना कहीं एक ग्रीड पैदा करता है अचानक से, जैसे शार्प मूव आ गया। जैसे कि ये एक शार्प मूव है, ये शार्प मूव क्या कर रहा है, ग्रीड पैदा कर रहा है। ठीक है, ग्रीड अचानक से इतना गैप अप भी खुला था ये मार्केट, तो मैंने एक इसमें क्या गैप डाउन है, गैप डाउन के बाद में अचानक से मार्केट तेजी से गिर गया। तो तेजी से गिर गया तो इसने क्या ग्रीड क्रिएट किया। ठीक है, अब ये हो गया ग्रीड। ठीक है, ये हो गया रीजन, जिस रीजन से मतलब लोग देख, अब एक व्यू क्रिएट हो जाता है कि इसका इम्पेक्ट। अब इसी के कारण से एक इम्पेक्ट आएगा मार्केट में, जब मार्केट ऊपर की साइड जाने लगता है तो वापस से दोबारा रैली स्टार्ट होती है ना, तो अब उसका इम्पेक्ट यहाँ आता है। तो ग्रीड अब कई कई तरह के ग्रीड होते हैं। एक तो जैसे मार्केट आ रहा है, आ रहा आ रहा, मतलब फिर जैसे मार्केट सुबह ये खुला और खुलते ही गिरने लगा मार्केट, हाँ हाँ, तो मैं सोचूंगा कि मुझे नीचे की तरफ मार्केट जा रहा था, मुझे नीचे की तरफ जाना चाहिए, नहीं फुट की तरफ ये जाना चाहिए। ये नहीं तुम इसमें देखो, कई तरह के लोग होते हैं, कई साइकोलॉजी के। एक तो क्या, मार्केट अचानक से गिर गया तो लोग वेट करते हैं कि मुझे मौका मिले तो मैं वहां पे ट्रेड करूं। मतलब वो गिरते हुए में चेजिंग नहीं करेंगे। एक चेजिंग करने वाले होते हैं, तो चेजिंग करने वाला मार्केट अलग होता है, वो दूसरे मेथड में आएगा। ये चेजिंग करने वाला मार्केट नहीं था। ठीक है, और जो इसमें लास्ट में कोई चेजर फंसते हैं वो निकल जाते हैं इस जगह, जो होते हैं ना। तो अब इसमें मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसका अपने को इम्पेक्ट का फायदा उठाना। वो ये देखते हैं कि अचानक से मार्केट गिर गया है, अब अगर कोई सेकंड चांस देगा तो मैं मिस नहीं करूंगा, क्योंकि अचानक इतना गिर गया तो कोई एंट्री नहीं कर पाया। वो यहाँ के लेवल पे सोचते हैं अब तो निकल गया, अब नहीं ले पाएंगे, तो उनको जब दोबारा मौका देगा मार्केट तब वो एंट्री करेंगे। तो वो ग्रीड इम्पेक्ट एरिया हो जाता है। मतलब वो देख रहे हैं कि ये मार्केट मिस किया मैंने, अगर ये सेकंड चांस देता है तो मैं मिस नहीं करूंगा। तो हमें उसका बेनिफिट इस मेथड में लेना होगा। ठीक है, तो ये दो तरह के ग्रेड इम्पैक्ट एरिया बनते हैं। अब एक तरह का इम्पैक्ट एरिया क्या हो गया कि अचानक से मार्केट गिरा तो वो नहीं ले पाए, तो वो वेट कर रहे हैं। और एक ऐसा भी सोच होती है कि मार्केट काफी गिर चुका है, मार्केट उठेगा तो मैं उसका बेनिफिट लूंगा, क्योंकि वो देखते हैं कि काफी गिर चुका, अब उठेगा, अब उठेगा, अब उठेगा। तो जब वो उठता है तो वो क्या करते हैं, यहाँ के लगभग बाइंग नहीं करते, यहाँ के लगभग बाइंग नहीं तो करते। बेस वो क्या थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है तब कन्वे होते हैं कि हाँ बाइंग स्टार्ट होगी, वो यहाँ के लगभग कन्वे होते हैं। फिर मार्केट वहां से थोड़ा सा गिरावट दे देता है और उनको निकाल देता है कि नहीं बाइंग नहीं है। वो फोमो बाइंग कर लेते हैं, वो ये सोचते हैं जैसे कि मार्केट ने ये गिरावट दी और यहाँ से संभलना स्टार्ट किया, तो लोग यहाँ बाइंग में इस जगह बाइंग में कन्वे नहीं होंगे कि यहाँ ले लूं मैं, यहाँ भी नहीं होंगे। जैसे ये लेवल पार करने लगेगा ना, ये रिजेक्शन पार करेगा, तो अब सोचेंगे कि हाँ यार मार्केट बाइंग में कन्वर्ट हो गया। अब वो यहाँ यहाँ बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। इस जगह कोई कन्वे नहीं होता कि बाई करें, इस जगह कन्वे होते हैं लोग। और अचानक से मार्केट उनको खोप दिखाता है, गिर के, तुरंत गिर के, कि नहीं 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 आपका व्यू गलत है। उसके बाद में मार्केट संभलता है, एक रिजेक्शन क्रिएट करता है, एक नीचे का एरिया बेस बना लिया, ऊपर रिजेक्शन क्रिएट करा। अब यहाँ मार्केट क्या है, स्टे कर रहा है। अब वो लोग यहाँ गलत प्रूव हो चुके हैं जो बाइंग करने के लिए सोच रहे थे, वो सोचे कि नहीं 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 यार हम गलत हैं, मार्केट पैनिक है, मार्केट नीचे का ही है। अब इस ग्रीड का तो इम्पेक्ट स्टार्ट होगा। बेसिकली बेसिकली ये ग्रीड इम्पैक्ट एरिया दोनों पे लागू होता है, जो बायर हैं और जो सेलर हैं दोनों पे है। नहीं, यहाँ अपने को, यहाँ तो देखो मार्केट का मेजर व्यू क्या हो गया, सेलिंग। तो ये सेलिंग के लिए ही हाँ। है, बाइंग बाइंग के लिए नहीं है। हम उसको कैसे बेनिफिट लें वो अलग चीज है। तो अब इस ये ग्रीड एक्चुअल, हर इम्पेक्ट के पीछे ग्रीड होता है। यहाँ ग्रीड किस साइड का था, सेलिंग का। बाइंग का ग्रीड नहीं है, हम्म। सेलिंग का ग्रीड है। बाइंग की छोटी मोटी सोच है, जो लोग आते हैं तो इतना पॉजिटिव नहीं होते हैं, मतलब इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती उनकी सोच में, तो वो तुरंत ऐसी गिरावट पे निकल भी जाते हैं। तो मेन जो साइकोलॉजी बनी हुई है ना वो ग्रीड की है। अब उस ग्रीड का इम्पेक्ट क्या होता है, अब इम्पेक्ट कहाँ स्टार्ट होगा, जैसे ही ये लेवल सस्टेन करके और तोड़ना स्टार्ट करेगा ये,
एरिया। जैसे इसने यहाँ से रिजेक्शन दिया और नीचे की साइड जाना शुरू किया, तो इसलिए इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर क्या होगा, इस एरिया के अंदर इस सारे ग्रिड का सेलर। हाँ सेलर आ जाएंगे। वो सारे सेलर जो इस मौके को मिस करे हैं, वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। समझ में आई बात? मतलब इस ग्रिड हम्म। ग्रिड का इम्पेक्ट ये होगा, तो ग्रिड इम्पेक्ट एरिया ये हो गया। और इसका बेनिफिट हम ले कहाँ सकते हैं, अब जो यहाँ आएंगे उनके एसएल कहाँ होंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो अब उसका हम्म। इम्पेक्ट का क्या होगा, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हम एक यहाँ से अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रिड इम्पेक्ट एरिया, और ये एसएल रख सकते हैं, और ये मिनिमम हमारा टारगेट रहेगा। जैसे अब ये यहाँ लोग मिस कर गए थे ना सेलिंग में, वो यहाँ मिस नहीं करना चाहते थे, वो बाइंग में आएंगे तो यहाँ बाइंग नहीं करने देगा उनको मार्केट, क्योंकि जब तक वो समझ लेंगे ना कि बाइंग करूं, उस टाइम तो खींच देगा ये कि अब नहीं कर सकता यार, ऊंचे लेवल हो गए, अब नहीं कर सकता, अब नहीं कर सकता। तो ये मूव नहीं पकड़ने दिया, ये मूव भी नहीं पकड़ने दिया। लेकिन एक्चुअल में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इस मूव को पकड़ने का है, और उसके पीछे है रिटेलर की ग्रीड और फियर की थ्योरी। जैसे यहाँ अगर बाइंग का थोड़ा सा ग्रीड आया तो यहाँ फियर दिखा के आउट कर दिया। यहाँ जो तो ग्रीड हम आया, कैसे पकड़े इस मूव को? बता तो रहा हूँ, यहाँ जो ग्रीड आया उसका इम्पेक्ट की वजह से यहाँ दोबारा मतलब ग्रीड बढ़ गया, मतलब उस जितने लोग यहाँ मिस करे ना वो सारे के सारे आ गए, और जिन्होंने इसका फायदा भी उठाया होगा ओवरनाइट, वो भी दोबारा आ गए। और जो ओवरनाइट फायदा उठा के बैठे वो बेनिफिट में, वो यहाँ यहाँ एग्जिट नहीं करेंगे, वो ऊपर ही एग्जिट करेंगे जब तक नुकसान में पूरा एम टू एम नहीं आएगा। तो तेरे को क्या समझ में आया कि ग्रीड इम्पेक्ट एरिया कैसे बना? वो बना इस ग्रीड की वजह से। जैसे कि ये एक ग्रीड है, नीचे गिर रहा मार्केट, ये ग्रीड है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठा, यहाँ के लगभग लोग बाइंग में कन्वे होना स्टार्ट होते हैं, जैसे मैंने ये बाइंग जोन बना रखा है, यहाँ से बाहर आते हैं, फिर एक शार्पली ऐसी गिरावट आ जाती है जो उन बायर्स का व्यू गलत कर देती है, वो निकल जाते हैं छोटे मोटे एसएल में। यहाँ ग्रीड क्रिएट करता है, ये ग्रीड का कलर देखो हल्का है, और ये ग्रीड का कलर हैवी है, यानी कि इसमें इतना नहीं लोग फंसते जितना इसमें फंस रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये इस ग्रीड का इम्पेक्ट एरिया हो गया, और इस इम्पेक्ट का रिएक्शन ये हो गया। ठीक है, ये बीमारी है, और ये बीमारी यहाँ बढ़ी है, और ये इसका रिएक्शन है, और हमें इसका बेनिफिट उठाना है। ठीक है, एक तरीके का मतलब एक तरीका है ये सिर्फ। अब ग्रेड इम्पेक्ट एरिया कई तरह के होते हैं, तो अपन दो तरह के चर्चा करेंगे। तो एक तरह का ऐसा मतलब उसके पीछे रीजन क्या क्या होंगे, एक शार्प मूव होना चाहिए, क्लाइमेक्स कैंडल होना चाहिए, बड़ी शार्प मूव। तो ऐसे जगह ही एप्लीकेबल होगा ये, नहीं एप्लीकेबल ऐसे मतलब जिन्होंने मिस कर दिया उसके कारण से वो ये एरिया ग्रिड इम्पेक्ट एरिया बनेगा, नहीं तो हर जगह नहीं बनेगा ये। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए। तो एक तरह तो ये हो गया, इसमें तेरे को ये चीजें सारी समझ में आई, हम्म। बेनिफिट बिल्कुल। कैसे उठाना है वो। अब मैं दूसरे तरीके का बताता हूँ तेरे को। एक होता है, ये दूसरे तरीके का है ग्रेड इम्पैक्ट एरिया। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसको नीचे कर देता हूँ। इसमें होता है चेजिंग वाला मूव। ये देख मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता ही जा रहा है, यानी कि ये नहीं कि मार्केट ने बायर्स को एंटर करने का मौका नहीं दिया, बायर्स को आराम से एंटर करने का मौका दिया है, और इजी जा रहा है, ये नहीं कि सीधा एक कैंडल में भाग गया, मौका ही नहीं मिला। यहाँ चेजिंग मूव है, चेजिंग मार्केट है, यानी कि मार्केट ने मौका तो दिया है। ठीक है, तो ये टाइप टू हो गया, जहां मौका मिल जाता है। तो उसमें ग्रिड इम्पैक्ट, इसमें ग्रिड इम्पैक्ट एरिया कैसा होता है, एकदम आया नीचे आया, फिर ये वाला ग्रिड इम्पैक्ट एरिया बन जाता है, फिर इसका रिएक्शन। तो यहाँ इम्पैक्ट क्यों आया ग्रिड का, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ मौका नहीं मिला था। इसमें मौका मिला है, इसलिए ग्रिड इम्पैक्ट एरिया ये होगा। ठीक है, तो इसमें तेरे को कैसे फाइंड आउट करना होगा, इस सारे मूव में, इस कंप्लीट मूव में तेरे को वो प्लेसेस फाइंड करने हैं जो सबसे ज्यादा बड़े हैं क्लाइमेक्स मूव के साथ में। तो मैं कहूँ तो देख, इसमें सर्कल लगा रखे हैं मैंने इस मूव में। एक तो है ये एरिया, देखो ये तेजी से उठा हुआ है। एक एरिया है ये तेजी से, मैं ऐसे मूव की नहीं बात कर रहा जो बिल्कुल रोज होके धीरे 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 टूटते फिरते आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि शार्पली गेन करे। ठीक है, शार्पली गेन करे विद क्लाइमेक्स कैंडल। समझ में आ रही बात तेरे को यहाँ तक? हम्म। ये उससे कैसे अलग है ये समझ में आ गया।
और इसमें ग्रिड इम्पैक्ट एरिया यहाँ क्यों बना ये समझ में आ गया, यहाँ क्यों बना ये समझ में आ गया। ठीक है, अब इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, इसके लिए हमें क्या कंडीशन देखनी होगी, एक शार्प गिरावट छोटी सी होनी चाहिए जो इसके 50-60 के आसपास आ जाए, तो वो शार्प गिरावट देखनी है। तो यहाँ अगर हम इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें वो शार्प गिरावट मुझे नहीं है मुझे आई। ये समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे बेनिफिट कौन लेगा? पुट वाला लेगा या कॉल वाला लेगा? पहले तो तुम इस यहाँ पे ग्रिड बेनिफिट। पहले तुम इसको ये समझो कि ये ग्रिड इम्पैक्ट एरिया है कि नहीं है, या ये है कि नहीं है। अब उसका फायदा कैसे लिया जाएगा वो बाद की बात है, पहले तुम ये समझो कि ग्रिड इम्पैक्ट एरिया है कि नहीं। अगर ये ग्रिड इम्पैक्ट एरिया है और अगर हमें हमें उसका बेनिफिट लेना तो हमें उसमें क्या देखना होगा, एक शार्प गिरावट, यानी कि वो फंस गए, मतलब पहले फंसने चाहिए, तो वो फंस गए। अब हम उसका इम्पेक्ट का फायदा उठाना शुरू करेंगे जो यहाँ इम्पेक्टेड है उस एरिया का। तो हमें क्या देखना है, पहले तो एरिया कौन सा हो सकता है, ये एरिया नहीं हो सकता, वो एरिया नहीं हो सकता, यही एरिया क्यों हो सकता है, ये एरिया क्यों हो सकता है कि इस मूव में जो शार्प जो रैली आई है जिस जिस जगह पे, जैसे इस रेड कैंडल पे होल्डिंग करने के बाद में ये एक रैली आई है, यहाँ के बाद में ये एक रैली आई है, तो ये दोनों के दोनों ग्रेड इम्पैक्ट एरिया हो सकते हैं। अब सेकंड स्टेप कब होगा, हम देखेंगे कि उसमें एक शार्प गिरावट आनी चाहिए तेजी से। तो इसमें तेजी से गिरावट नहीं आया तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। इसमें तेजी से गिरावट आई है ना, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब पहला पड़ाव हमने पूरा कर लिया, ग्रेड इम्पैक्ट एरिया है और इसमें शार्प गिरावट आई है। अब हम इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, क्योंकि बेनिफिट वहां लेने का तरीका था ब्रेकआउट होना, ठीक है, यहाँ लेने का तरीका क्या है, यहाँ हम ये नहीं कि ये देखा और हम यहीं कूद गए सेल में और नीचे के लिए मार्केट का बेनिफिट उठा लिया, नहीं। इसका एक तरीका है। पहले तो इसमें हमने क्या देखा, ये ग्रेड इम्पैक्ट एरिया हमें फाइंड आउट हुआ, फिर हमने क्विक रिट्रेसमेंट देखा, उसके बाद में ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा और अब हम इसमें मेथड देखेंगे कि जिस मेथड पे हम इसमें एंट्री कर सकें। अब यहाँ तक की चीजें तेरे को समझ में आ गई, ये क्यों हम्म। एक ग्रिड इम्पैक्ट एरिया बना और इधर ये ग्रिड इम्पैक्ट एरिया क्यों बना, यहाँ एंट्री करने का बिल्कुल। मौका नहीं दिया इसकी वजह से ये एरिया ग्रिड इम्पैक्ट एरिया बना, यहाँ पे एंट्री करने का पूरा मौका दिया गया है मार्केट ने, तो हमारे लिए ग्रिड इम्पैक्ट एरिया ये बना। ठीक है, ये वाला सिलेक्ट क्यों नहीं किया, रिजेक्ट क्यों कर दिया, इसका रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें क्विक रिट्रेसमेंट नहीं था। ये वाला हमने सेकंड स्टेप में देखो, पहला स्टेप तो ये फाइंड आउट करना कि ऐसा मूव मिले, दूसरा है कि उसमें रिट्रेसमेंट मिले, तो हमने इसको दूसरे में भी सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम इसको यूज कैसे ले सकते हैं, कि चलो हमारा काम हो गया कि हमने ये फाइंड आउट कर लिया, उसके दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया कि इसमें एक रिट्रेसमेंट है, क्विक रिट्रेसमेंट है। अब इसका बेनिफिट लेने की बारी आ रही है। यहाँ तक कोई सवाल है तेरा, दो स्टेप मतलब मार्केट में फाइंड करने के लिए कोई सवाल है, मिल जाएंगे ये तो, नहीं। नहीं है तो चलो ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। अब ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप, अब इसका बेनिफिट कैसे लेना है, इसका मतलब इस ग्रिड इम्पैक्ट एरिया का जो रिएक्शन आने वाला है सेलिंग की साइड, वो कैसे लेना है। अब उसे लेने के लिए हम ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एम शेप हो गया, ए जे शेप हो गया, टीबीआरसी हो गया, टीबीएफसी हो गया, गोल्डन 10% हो गया। ये दोनों तीनों अपनी प्राइवेट स्ट्रेटेजियां हैं, ये मैंने पब्लिक भी डाल रखी हैं, और मेरे हिसाब से ये सारी स्ट्रेटेजियां तू जानता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुझे बताने में। एम शेप भी जानता है, ए जे शेप भी जानता है, टीबीआरसी और टीबीएफसी और 10% भी जानता है। ठीक है, हाँ। अब इसमें हम एम शेप के बारे में बताते हैं। एम शेप ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए जैसे हम टीबीआरसी में बात करते थे, टीबीएफसी में बात करते थे, मूव कब बेहतर हो सकता है, यानी कि उसका फायदा कब ले सकते हैं हम, तो इसी तरह से हम इसकी स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए हमें हमेशा एम शेप ऐसा चाहिए, यानी कि ये वाला एरिया हमेशा इस एरिया से ऊपर ही होना चाहिए, ये सबसे हाइयर हाई हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा हाइयर लो होगा। सबसे बेटर एम होता है ऐसे प्ले करना। तो जब ये एम से बनता है तो क्या इंडिकेशन होती है ये एम से बनता है मार्केट?
इसका इंडिकेशन होता है कि मार्केट नीचे जाएगा। एम शेप बनता है ऐसे करके, और जब ये तोड़ता है ऐसे करके तो थोड़ा सा रिट्रेस करके और मार्केट नीचे ही जाता है। ठीक है, तो हम एक चीज ये तेरे को समझ में आ गई कि एम शेप को अप्लाई कर लेकिन सकते हैं। यहाँ पे तो उल्टा होगा। देखेंगे, शांति यहाँ रख। पे एम शेप बना। मैं बता रहा हूँ ना, अभी शांति रख। एम शेप समझ में आ गया। एजे शेप, टीबीआरसी, हम्म, टीबीएफसी जानता है। गोल्डन 10% क्या है कि अगर मार्केट निकल रहा है, कोई भी शेप नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, मैं इस एरिया के इम्पेक्ट का फायदा उठाना चाहता हूँ, तो हम 10 अप्लाई कर सकते हैं। वो जहां जहां दिखेंगे हम वहां अप्लाई कर सकते हैं। वहां बहुत छोटा ऐसा हो गया, उसका रिवार्ड बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब हम पहले एम शेप की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ एम शेप देखते हैं। और जैसे ही ये ग्रिड एरिया होता है, तो ये जो एरिया होता है यहाँ पैनिक प्रेशर क्रिएट करने लग जाता है, तो हम इसको बोलेंगे पैनिक प्रेशर पॉइंट। यानी कि यहाँ जो लोग फंसे हैं उनके एसएल्स कहाँ होने चाहिए, इस एरिया पे होने चाहिए। तो जैसे ही हम्म, ये एरिया टूटेगा तो पैनिकली गिरेगा मार्केट, मतलब उसका एक रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो ये पैनिक प्रेशर क्यों बना? क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, और उनको नियर बाई एसएल एरिया जो होगा वो हमारा पैनिक प्रेशर एरिया हो जाएगा। तो वहां हमारे लिए एंट्री सबसे बेस्ट होएगी। अब वो बिना मेथड्स पे हम नहीं ले सकते, लेकिन मेथड्स क्या क्या हैं, ये मेथड्स हैं। अब यहाँ हम एम शेप बना नहीं बना की बात करते हैं। देखो, हम एम शेप के लिए एक होल्डिंग जगह देखते हैं कोई भी। तो ये होल्डिंग जगह है, यहाँ से हम लेते हैं ये ये ये। ठीक है, अब हम्म, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बनेगी, ऐसे बन रही है। बन गई। एम शेप मैंने यही बताया था, ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा हम्म, होना चाहिए। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बेस्ट है। ऊपर की साइड में रिजेक्शन बहुत अच्छा है। अब जैसे ही ये इस लेवल को तोड़ता है, उसके बाद छोटा सा रिट्रेसमेंट देता है, और ये हमारा वो एरिया हो गया जिसको हम पैनिक प्रेशर एरिया बोल रहे हैं। और ये हमारा उसका बेनिफिट हो गया, यहाँ तक का बेनिफिट मिलता है। और कोई भी एरिया ठहरता है ना, उसका एक रीजन होता है कि वो एरिया पे मार्केट क्यों ठहरा है। हम अगर उसको भी फाइंड आउट करें, एक सेकेंड रुकना, तो देखना यहाँ पे मार्केट ठहरा, ये वजह से ठहरा था, क्योंकि पीछे यहाँ होल्डिंग हुई है, दिख रही है। यहाँ पे मार्केट ठहरा तो ये वजह से ठहरा था, यहाँ पे मार्केट ठहरा तो ये वजह से ठहरा था। मतलब हर जगह रीजन्स होते हैं, ऐसे ही मार्केट नहीं ठहरता, कोई भी कारण होता है कि कहाँ ठहरेगा। यहाँ ठहराव लिया, इसका रीजन था ये। कहाँ कहाँ होल्डिंग करी मार्केट ने ऊपर जाते समय, ये एरिया में होल्डिंग करी है, ये एरिया में थोड़ी सी होल्डिंग करी है, ये एरिया में थोड़ी सी होल्डिंग करी, उसके बाद ही ऊपर गया है। तो ये एरिया आगे के बैरियर बनेंगे। जैसे यहाँ से गिरते समय पहला बैरियर ये वाला बना, दूसरी बार ये बना और इसको पार करा, अगला बैरियर हमारा ये बना, फिर वापस ऊपर गया, फिर पार किया, तो अगला बैरियर हमारा ये बना। ठीक है, अब ये हम कैसे यूज, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अगर हमारी ट्रेड है तो हम कहाँ कट कर सकते हैं, मिनिमम एरिया हमारा क्या होना चाहिए, उसको फाइंड आउट करने में ये चीज मदद करती है कि यहाँ पे हम क्यों काटें। और यहाँ से उठ के मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम क्यों निकलें, क्योंकि ये एरिया है। अगर इसको क्रॉस करके नीचे जाएगा तो अगला एरिया यहाँ हो जाएगा, और देखना आगे जाके यही एरिया रुकावट बना होगा। हम्म, ठीक है, ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं। अब ग्रिड इम्पैक्ट एरिया में हमारा एम शेप अप्लाई हुआ। ठीक है, और एम शेप पे हमारी अच्छी एंट्री मिली यहाँ पे, और अच्छा टारगेट मिल गया। ठीक है, अब ये एरिया एक इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है, जब यहाँ जो फंसा है उसको कभी निकलने मार्केट देता नहीं है। तो अब इसका दोबारा भी फायदा उठाया जा सकता है। जैसे ये एरिया में बात कर रहा हूँ, लगभग ये एरिया में मार्केट वापस आएगा, तो देखना नहीं आया ऊपर, निकलने नहीं देगा, उनको नहीं निकलने देगा। तो ये वापस से एक ग्रिड एरिया बन जाता है। यहाँ मेथड 1 लगेगा, ये मेथड 2 चल रहा है ना, 1 कैसे लगेगा? हम्म, ये ग्रिड एरिया, यहाँ जो छुटमुट नुकसान खाए हैं वो प्लेयर वापस आएंगे। जिन्होंने यहाँ सेलिंग करी है, मतलब यहाँ बाइंग में फंसे हुए थे, जिनके एशल लगे हैं, वो अभी सेलिंग का सोचेंगे, तो यहाँ सेलिंग में फंस गए, सेलिंग में फंस गए ना। अगर वो सेलिंग का भी सोच रहे हैं हम्म, तो यहाँ के लगभग सेलिंग में आते हैं तो वो फंस जाते हैं। तो जैसे ही ये लेवल तोड़ता है, तो ये सारी मेजर अगर हम ग्रिड एरिया मानते हैं, ग्रिड एरिया, तो ये उसका फिर क्या हो गया, इम्पेक्ट एरिया।
तो ग्रिड इम्पैक्ट एरिया बन गया ये। इसमें मेथड बन टू गया। मेथड टू यहाँ अप्लाई हुआ और मेथड वन यहाँ अप्लाई हो गया। समझ में आया? अब ये मूव हम्म। इसको क्यों नहीं कट कर रहा, वापिस इसी को डबल टॉप क्यों बना रहा है? ये इसलिए नहीं कर रहा कि ये मेजर ट्रेप है, इसको नहीं कट करेगा। और इसी के आसपास यहाँ पे अगर हमें ये चीज मिल जाती है रिजेक्शन, पता, और मूव भी मैंने मूव की निशानियां क्या बताई? क्लाइमेक्स कैंडल होनी चाहिए, बड़ी बड़ी कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल, तभी हम अप्रूव करेंगे। यहाँ से स्टार्ट ही बड़ी कैंडलों से हुआ ये देखो खत्म भी बड़ी कैंडलों पे हुआ। तो हम इस मूव को भी अप्रूव कर सकते हैं हमारे GIA के लिए, और इसके पीछे पूरी थ्योरी भी है, ठीक है, और उसके पीछे रीजन भी है इम्पैक्ट एरिया बनने का, ठीक है। यहाँ पे जो सेलर है उन सबको निकाल दिया इसने, निकाला नहीं निकाला, निकाल दिया। अब लेकिन ये मेजर है ना, ये चीज का इम्पैक्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जो यहाँ सोच रहे हैं कि मार्केट तो वाकई में बाय का था, एक रिट्रेसमेंट ही तो लिया है, वापस बाय में स्टार्ट हो गया, बायर घुस गए। अब इस हमें क्या चाहिए? बायर तो चाहिए सेलिंग करने के लिए, हमें बायर मिल गए। अब उनके एसएल कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे, यहाँ पे यही एरिया होंगे। तो हमारा दोबारा से एक हम्म। पैनिक प्रेशर एरिया क्या बनेगा? मेजरली एक स्विंग देखा जाए तो यही है। तो ये एरिया जैसे ही टूटेगा, पैनिक आएगा नहीं आएगा? मार्केट में गिरावट तेजी से आएगी बिल्कुल। नहीं आएगी? तो ये पैनिक हम्म। प्रेशर जो मैं बोल रहा हूँ, पैनिक प्रेशर पॉइंट दोबारा से हमारा पैनिक प्रेशर पॉइंट बना। क्यों? क्योंकि यहाँ जो गलत साबित हुए, जिन्होंने एसएल खाया, वो दोबारा से यहाँ एंट्री कर गए, क्योंकि सही मार्केट ने बात है। अच्छा मूव दिखाया। तो हमारे लिए ग्रीड इम्पैक्ट एरिया यहाँ दो तरह से बना, एक तो ये जिसमें मेथड टू अप्लाई हो गया, एक ये जिसमें मेथड वन अप्लाई हुआ, जो कि इसमें समझाया गया है, ठीक है। और इसका बेनिफिट कैसे लेंगे? इसका बेनिफिट भी हम कई लेने के तरीके होते हैं कि इसमें भी हम एम शेप देख सकते हैं, एजे शेप देख सकते हैं, TBRC TBFC 10% देख सकते हैं। अगर कुछ भी ना मिले तो लास्ट में हमें 10% तो मिल ही जाएंगी। और 10% मेजरली मिलती कहाँ है? जैसे मैं कहता हूँ ये एरिया इसको यहाँ रोकता है, ये एरिया इसको यहाँ रोकता है, ये एरिया मतलब जो एरिया होल्डिंग के होते हैं ना, जो रोकते हैं, उसी के आसपास मिलती है। अब यहाँ एम शेप देखेंगे तो क्या होगा? ये देख सकते हैं एम शेप, लेकिन इसका रिटेस्ट नहीं आया प्रॉपरली, एक कैंडल आया, रिटेस्ट नहीं आया। चलो सोचो कि हम रिटेस्ट पे पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन नहीं पकड़ा गया। मारा बाजू कैंडल दिख रही है, कैंडल कंफर्मेशन मिल हम्म। रहा है, और वापिस से यहाँ रिटेस्ट आ रहा है। तुम यहाँ पकड़ सकते हो, एम शेप में पकड़ सकते हो, और नहीं भी पकड़ पा रहे हो, एम शेप, ए शेप, जे शेप में भी नहीं पकड़ पा रहे हो, तो हम 10% में पकड़ेंगे। 10% कैसा होता है? एक बड़ी सी कैंडल होती है, उसके अंदर एक छोटी सी कैंडल 10% बनती है, और फिर ऊपर की साइड से एक रिजेक्शन ऐसा मिलता है हमें, और जैसे ये एरिया ब्रेक करता है तो एक शार्प मूवमेंट मिल जाता है। 10% यही है, तेरे को पता ही है। अब ऐसा देखेंगे, देखना ये मार्केट का मूव चल रहा है, ये 10% वाली कैंडल है, ये ऊपर से रिजेक्शन है, ये यहाँ ब्रेक किया, और वही पैनिक प्रेशर वाला एरिया प्रॉपरली आप बेनिफिट उठा सकते हो। 10% बनी, ये भी हम 10% की तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा रिजेक्शन है। हमारा बाजू एक रिजेक्शन ही होती है। देख मैं कहूँ कि ये कैंडल और ये कैंडल उठी हुई और ये कैंडल गिरी हुई, ये भी ऐसी ही कैंडल होती है। कैसे होती है? क्योंकि अगर हम इन दोनों कैंडल को कंबाइंड करेंगे, इन दोनों कैंडल को कंबाइंड करेंगे, तो मार्केट शुरू कहाँ से हुआ था? यहाँ से, ये शुरुआत है। मार्केट दूसरी कैंडल में एंड कहाँ पे हुआ? यहाँ पे, यानी कि यहाँ एंड हुआ है। ये नीचे की वीक है, और ये पूरी ऊपर की वीक बन जाएगी अगर दोनों कैंडल को मिलाएंगे। तो ये हमारे लिए क्या बन गया? हेमर, रिवर्सल वाला। तो इन दोनों को अगर मारा बाजू को कंबाइंड करते हैं तो छुपी हुई कैंडल क्या निकली? ये। तो हमें क्या चाहिए? एक बड़ी कैंडल गिरावट, उसके अंदर एक छोटा सा रिजेक्शन, रिजेक्शन के बाद में हमें एक ऐसी रिवर्सल कैंडल चाहिए, तो हम उसको 10% अप्लाई करते हैं। तो अगर लॉजिकली देखें तो ये भी 10% है, यहाँ भी 10% है। तो दो तो हमें गोल्डन 10% मिल रहे हैं, एम शेप पे भी एंट्री मिल रही है, और ग्रिड इम्पैक्ट एरिया भी है। हमारा पूरा व्यू क्लियर है, पूरी थ्योरी क्लियर है। समझ में आई चीजें? लेकिन हम ये टू की थ्योरी तब अप्लाई करेंगे जब मार्केट चेजिंग का मूव दे रहा हो, और मोस्टली ऊपर ट्रेपिंग हो, ए शेप बने, ठीक है, ये ए शेप बने, तब हम अप्लाई करेंगे ये चीज। तो इसको हमने नाम दिया ग्रिड इम्पैक्ट एरिया। ये हमारी एक शॉर्ट स्कैल्पिंग मेथड है, ये मेथड है,
न कि स्ट्रेटजी बोला मैंने। मेथड क्यों बोला? क्योंकि इसके पीछे ये प्रॉपर अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसके साथ में हमें अलग से स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ेंगी, ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ेंगी, यानी कि ये मेथड है, स्ट्रेटजी नहीं है। तो ग्रिड इम्पैक्ट एरिया एक व्यू क्रिएट करता है, ठीक है, और उस पर स्केल्पिंग करी जाती है इन मेथड्स के जरिए। इसमें कोई भी स्ट्रेटजी आप अप्लाई कर सकते हो, बट ये व्यू क्रिएट कर रहा है। समझ में आई बात? इसको लेके कोई बस सवाल? बस इस तरह 10% तो हर जगह दिखाई देती है, तो इसको 10% थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल सा है। देख 10% कहाँ बनता है, क्यों बनता है? अगर कोई रिजेक्शन है, मान ले मामूली सा रिजेक्शन है, जैसे ये एक मामूली सा रिजेक्शन है, ये एक मामूली सा रिजेक्शन है, माना कि इसके लेवल पे मार्केट आ रहा है कहीं ऊपर से गिरते हुए, तो उसको वो उसके लिए दीवार बनने की कोशिश करता है, बैरियर बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मजबूती इतनी नहीं होती कि वो उसको रोक सके उस प्रेशर को। तो वो क्या करता है, सिर्फ होल्ड करता है। तो होल्ट में एक छोटी सी कैंडल बना देगा, ऊपर जाने का दिखाएगा, और लेकिन वो इतना ही उसको रोक पाता है, इतना ही रिट्रेस कर पाता है, और वापस से वो नीचे की स्टार्ट अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है। तो ये एरिया को फाइंड आउट करने का नाम है हमारा गोल्डन 10%, या 10% की और भी थ्योरियां हैं। हमारे 10% कितने तरह के होते हैं? 6-7 तरह के 10% बताए हुए हैं, इसमें ये एक 10% है, उसके अलावा भी कई सारे 10% है, ठीक है। तो मेरा कहना मतलब वो 10% बनने का वहाँ रीजन होता है। हम पीछे जाके अगर एक लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो वहाँ कोई कोई ना कोई रीजन है जिस वजह से वो 10% बन रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ एक रीजन मिल जाएगा जिसकी वजह से ये 10% बना, ठीक है। ऐसे ही नहीं बनता। तो मेरा कहने मतलब वो रीजन की वजह से उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो उस प्रेशर को रोक पाए, लेकिन वो उसे एक होल्डिंग जरूर दे देता है, छोटी सी होल्डिंग, जिसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे हमें क्या होता है कि हमें एक छोटा एसएल मिल गया, ठीक है भाई, हम गलत साबित होंगे तो एक एसएल ले लेंगे, लेकिन उसके रिएक्शन में हमें बेनिफिट तो बड़ा मिलेगा। जैसे मान ले अगर आपने यहाँ ट्रेड ली, ये ब्रेकआउट पे यहाँ ट्रेड ले ली, यहाँ ट्रेड ले ली, एसएल तो आपका तैयार हो ही चुका है। एसएल छोटा होगा, उसके बिल्कुल। अगेंस्ट में टारगेट बड़े होंगे, और भी नीचे बड़े हो सकते हैं। तो ये क्या है, हाई रिस्क रिवार्ड देने वाली स्ट्रेटजी है। मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है। तो मतलब ये हाई रिस्क रिवार्ड देने वाली है कि आप छोटे से एसएल पे एक थ्योरी को अप्लाई करते हुए उसके बेसिस पे स्ट्रेंथ होके बड़ी साइज की ट्रेड लगा सकते हो, यानी कि आप 150, 200, 250, 3000, 4000 लोट भी लगा सकते हो, क्योंकि आपका एसएल तो आपके दायरे का है ना। आपको दिख रहा है कि मैं 1000, 2000, 10,000, 20,000 खो सकता हूँ, तो उसके अगेंस्ट में मेरे को लाखों में ही मिल सकते हैं। तो ये स्केल्पिंग के पीछे पूरा एक लॉजिक कॉन्सेप्ट, पूरा मेथड है, पूरी थ्योरी है, उसके एवज में लिया गया वो है। और जिसमें हमें पैनिक प्रेशर भी पता होना चाहिए कि कौन सी पैनिक प्रेशर, कौन सी जगह है जहां अगर यहाँ बायर फंसे हैं, यहाँ बायर फंसे हैं, और वो अभी भी एग्जिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि बायर यहाँ वाला भी अभी तक टिका हुआ हो, यहाँ वाला भी बायर अभी तक मार्केट में बैठा हो, अच्छे प्रॉफिट का वेट कर रहा हो, तो वो क्या यहाँ शायद नहीं निकला हो तो यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो बायर बैठे हैं यहाँ के लिए वे, और यहाँ वाले जो बायर बैठे हैं वो यहाँ निकलना मतलब मैक्सिमम यहाँ निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पैनिक प्रेशर बनेगा, नहीं बनेगा? और ये सिर्फ ये लेवल नहीं काटेगा, ये लेवल भी काटेगा, नीचे के और भी लेवल काटेगा। जब सारे एसएल्स कट जाएंगे तब जाके इसका मूव खत्म होगा। तो हाईली मतलब कंफर्म्ड एंट्री बन जाती है यहाँ के लेवल पे हमारी, और ये एरिया पैनिक प्रेशर बन जाता है, और जिस पे छोटे से रिस्क पे आप बड़ी मतलब रिस्क रिवार्ड की थ्योरी स्टेट मतलब अप्लाई कर सकते हो। अब इसको लेकर कोई सवाल है तो बता, ग्रेड इम्पैक्ट एरिया नहीं, मुझे तो समझ आया। आ गया ना? इसमें और इसमें दोनों में कोई सवाल नहीं है? नहीं। नहीं है।